की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सफल किसान में। अपने इस कार्यक्रम में हम देश के कोने कोने से जो सफल किसान हैं उनसे आपको रूबरू कराते हैं। और आज के एपिसोड में हम एक नहीं बल्कि कई कृषि के क्षेत्र में सफल किसानों से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि राजस्थान के झुंझुनू में कृषि मेले का आयोजन किया गया। ऐसे कृषि मेले में ये सफल किसान मौजूद रहे। सरकार की कई सारी योजनाएं यहाँ पर चलाई जा रही हैं। ये योजनाएं इन किसानों के लिए कैसे फलीभूत हो रही हैं, ये तमाम जानकारी लेने के लिए चलते हैं कृषि मेले की ओर। कृषि को बेहतर पायदान पर ले जाने और किसानों को नई किस्मों व तकनीकी से अवगत कराने के लिए समय समय पर मेलों का आयोजन किया जाता है। विगत कुछ दिन पहले ही झुंझुनू जिले में मेले का आयोजन किया गया। मेले में खाद, बीज, फसलों की नई किस्मों के कई स्टॉल लगाए गए थे। साथ ही यहाँ नर्सरी के भी स्टॉल थे, जहाँ से लोग जरूरत के हिसाब से पौधे ले सकें। इसके अलावा कृषि उपकरणों, मशीनों ने किसानों को ज्यादा आकर्षित किया। मेले में रामकृष्ण जयदयाल डालमिया सेवा संस्थान के अध्यक्ष ने वर्ष 2047 की भारत की रूपरेखा बताई। उन्होंने पानी की समस्या पर फोकस किया और ये भी बताया कि एकमात्र कृषि ही वो जरिया है जो विकसित भारत की परिकल्पना को पूरा कर सकती है। अगर किसान सही तरीकों को अपनाएं तो 1 बीघा खेत से 3 लाख तक की आय ले सकते हैं और ये आय समय के साथ बढ़ती जाएगी। दोस्तों, 2047 आज से करीब 23 वर्ष बाद, 22 वर्ष बाद, और मोदी जी ने जो हमको विचारधारा दी, एक विकसित भारत 2047 में, अब लोगों की जो सोच होती है कि विकसित भारत कैसे होगा, तो ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री लगनी चाहिए, तो इंडस्ट्री उत्पादन करेगी तो वहां से आमदनी होगी, तो विकसित भारत होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी मिलेगी। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि विकसित भारत में लोगों को भोजन भी चाहिए, पीने के लिए पानी भी चाहिए। ऐसी स्थिति जब भारत में आएगी कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं मरेगा, कोई भी व्यक्ति प्यासा नहीं मरेगा, और हमारे राष्ट्र की आमदनी बुलंदी पर होगी, वो हमारा विकसित भारत होगा। 2047 की जब हम बात करते हैं, भूखा कोई नहीं मरेगा तो किसान की वजह से। इस विकसित भारत के लिए किसान की भूमिका बहुत बहुत अहम है। आज अगर किसान भाई 3 लाख रुपया बीघा कमा लेता है, तो आप इमेजिन करो कितनी आमदनी हो जाएगी और कितनी उत्पादकता बढ़ जाएगी। सरकार के प्रयास हैं कि किसानों की आमदनी कई गुना बढ़ाई जाए। अगर किसान परंपरागत और आधुनिक खेती के समायोजन से कृषि करें तो लाभ मिलना निश्चित है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं। खेती में 80% योगदान महिलाओं का है। आजादी से पहले किसान सब कुछ अपने पास से खेती में प्रयोग करता था, बाजार से कुछ भी नहीं लेके आता था। और आज किसान के पास में कुछ भी नहीं है, सब कुछ बाजार से लेके आता है, तब अपनी खेती करता है। तो उसको आमदनी कैसे बढ़ेगी उसकी? वापिस हमें जो भी हमारी परंपरागत खेती थी और जो आज आधुनिक खेती है, दोनों का समावेश करते हुए अगर हम आगे बढ़ेंगे, तभी किसान की आमदनी, उत्पादन और उत्पादकता बढ़ सकती है। मेले का जो मुख्य उद्देश्य है और रहेगा कि किसान भाइयों को सिखाने और समझाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। किसान भाई अपने हाथ से करके भी देखता है, सुन के सीखता है और करके सीखता है। तो किसान मेलों के माध्यम से किसानों को जो खेती बाड़ी में जो नई नई
जानकारी और जो तकनीकी वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की जाती है उनको देख करके किसान आगे बढ़े, ये आज के मेले का मुख्य उद्देश्य है। मेले में मुख्य अतिथि के रूप में आए महामंडलेश्वर स्वामी अर्जुन दास जी ने जल की समस्या पर लोगों का ध्यान केंद्रित कराया और लोगों से आग्रह किया कि समय रहते सबको जागरूक होने की जरूरत है। हमारी जो खोज है वो अधूरी खोज है। जैसे देखो, आपको एक उदाहरण दूं कि पहले हमारे कुओं में पानी होता था क्योंकि ट्यूबवेल नहीं होती थी, और ट्यूबवेल नहीं होती थी तो जितना उपयोग होता था पानी का उतना ही हम दोहन करते थे। अब परिणाम क्या हुआ? आपने बहुत ज्यादा दोहन किया तो पानी खत्म हो गया। आप किस निष्कर्ष पे पहुंचोगे बताइए? आप यदि ट्यूबवेल नहीं कराते हैं तो भूख से मर जाते, यदि वो करवा रहे हैं तो पानी से दिक्कत आ रही है। विज्ञान उस परम तत्व तक नहीं जा सकता। जब लोगों को बसाने के लिए कहा कि जंगल काटो और मनुष्य को बसाओ, उन्होंने कई जंगल काटे और बड़े बड़े शहर बसा दिए गए। अब पता लगा है कि नहीं, वृक्ष होने चाहिए, नहीं तो बारिश नहीं होगी। अब पुनः बोले वृक्ष लगाओ। यानी निष्कर्ष पे नहीं जा सकते हैं आप लोग। हमें स्वयं को यह समझना होगा कि हमारा जो जीवन है वो जल के बिना नहीं चल सकता, कि हमारी पीढ़ी के लिए, हमारे लिए हम क्या कर सकते हैं। तो जो ये संस्थाएं आपको बता रही है उनका आप पालन करिए, और जल बचाने के साथ साथ आप वृक्ष भी लगाइए। मेले में आए किसानों को मंच से डॉक्टर शीशराम जाखड़ जी ने आत्मा परियोजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आत्मा में मुख्य 3 कार्यक्रम चलते हैं: टूर, ट्रेनिंग और किसानों का सम्मान। आत्मा परियोजना के तहत किसानों को जिले के अंदर और जिले के बाहर व राज्य के बाहर भी ट्रेनिंग कराई जाती है। इस परियोजना में किसानों को सम्मानित करने का प्रावधान भी है। आत्मा में वैसे तो कई कार्यक्रम चलते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 कार्यक्रम चलते हैं: टूर, ट्रेनिंग और किसानों का सम्मान, किसानों को पुरस्कार देना। अब क्या है कि अपने खेती करते आ रहे हैं, गांव की खेती देखते हैं, पड़ोसी की खेती देखते हैं, पड़ोसी गांव की देखते हैं, तो सरकार की मंशा ये है कि किसानों को, जैसे अब मेले में यहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं तो जिले से बाहर भी ट्रेनिंग दिलाओ और राज्य से बाहर भी ट्रेनिंग दिलाओ। तो आत्मा के अंदर साल भर किसानों को हम जिले में भी ट्रेनिंग कराते हैं, जिले के बाहर जयपुर है, बीकानेर है, जिले से बाहर भी ट्रेनिंग कराते हैं और राज्य से बाहर भी। जैसे आपके हिसार हो गया, करनाल हो गया, मेरठ हो गया, या गुजरात में हो गया, महाराष्ट्र में पुणे हो गया, कहीं भी मतलब जो ट्रेनिंग का कार्यक्रम है वो जिले का जिले में, जिले के बाहर और राज्य के बाहर, ये 3 तरह की ट्रेनिंग है वो आत्मा में आयोजित की जाती है। जिले का कृषि विभाग किसानों के लिए कई तरह की योजनाएं चला रहा है, जिनकी जानकारी विभाग के संयुक्त निदेशक ने मंच से दी। कृषि विभाग में मुख्य योजनाएं आजकल ऑनलाइन कर दी गई है, जो राज किसान पोर्टल के माध्यम से किसानों के आवेदन ई मित्र पर भरे जाते हैं और ऑनलाइन उनका सत्यापन होता है, स्वीकृति निकलती है और किसान यंत्र खरीद लेता है या पाइपलाइन खरीद लेता है या फुहारा खरीद लेता है या जो भी स्कीम है उसमें फिर वो उसका ऑनलाइन सत्यापन होता है और सत्यापन के बाद में उसके अकाउंट में अनुदान का भुगतान किया जाता है। इसमें मुख्य योजनाओं में विभाग की फार्म पॉन्ड स्कीम है। जैसे पानी की बातचीत चल रही थी तो फार्म पॉन्ड बनाने की स्कीम है, उसमें किसानों के खेत में वर्षा का जल संरक्षण करने के लिए फार्म पॉन्ड बनाए जाते हैं और 60 बाई 60 फीट का फार्म पॉन्ड बना करके किसानों को 1,30,000 रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है। इसी प्रकार पाइपलाइन की स्कीम है, उसमें भी किसानों को फायदा दिया जा रहा है। फुहारे की स्कीम है, उसमें भी किसानों को ऑनलाइन आवेदन भरा करके सत्यापन करके अनुदान का फायदा दिया जा रहा है। कृषि यंत्रों की बहुत बड़ी स्कीम विभाग द्वारा चलाई जा रही है,
उसमें जो भी कृषि यंत्र आप प्रदर्शनी में भी देख रहे हैं, रीपर है, चाप कटर है, कुट्टी काटने की मशीन है, थ्रेसर है, एमबी प्लाऊ है, कल्टीवेटर है, सीड ड्रिल है, उसमें एक किसान को एक यंत्र पर अनुदान दिया जा रहा है। और जिस किसान के पास ट्रैक्टर है, जमीन है, वो उसका आवेदन कर सकता है ऑनलाइन ई मित्र पे, तो उसमें किसानों को अनुदान दिया जाएगा। कार्यक्रम में अतिथियों और विषय विशेषज्ञों ने किसानों को बेहतरीन जानकारी दी जो कृषि में आ रही बाधाओं को कम करने में सहयोगी साबित होंगी। चलिए यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार बात करेंगे कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में और जानेंगे कि किस तरह से ये किसानों के लिए मददगार साबित हो रहा है। अच्छी चीजों में समय लगता है, खूबसूरती निखारने में वक्त लगता है। ब्यूटीफुल डिजाइन्स टेक टाइम, लेकिन केवाईसी अपडेट मिनटों में। केवाईसी अपडेट अब आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। रजिस्टर्ड ईमेल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ऑनलाइन बैंकिंग से, आधार, ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी से, या फिर वीडियो केवाईसी से। यहाँ तक कि अकाउंट भी घर बैठे बैठे खोला जा सकता है। आरबीआई कहता है, इन्हीं से सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सफल किसान में। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, साथ ही साथ जो किसान है उनकी जो सफलता की कहानी है उसको आगे बढ़ाते हैं। और अब हम रुख कर लेते हैं कृषि विज्ञान केंद्र के उन वैज्ञानिकों का और जानते हैं उनसे कि किस तरह से वो किसानों की मदद कर रहे हैं और कैसे जो कृषि के क्षेत्र में तमाम जो बाधाएं आती हैं वो उन्हें हटाकर उन किसानों के लिए नए रास्ते खोल रहे हैं। केवीके के विशेषज्ञ जहां किसानों की समस्याओं का समाधान करते हैं, वहीं उन्हें नई नई जानकारी से भी मुखातिब कराते हैं। मेले में आए वरिष्ठ वैज्ञानिक ने बताया है कि केवीके 3 तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है। पहले वो जो संस्थागत होते हैं और ये 1 से लेकर 30 दिन के हो सकते हैं। दूसरे वो जो गैर संस्थागत होते हैं और खेत में जाकर दिए जाते हैं, जबकि तीसरे वो जो कौशल आधारित होते हैं और रोजगार में मदद करते हैं। प्रशिक्षण कृषि विज्ञान केंद्र झुंझुनू 2 तरह के आयोजित करता है, जिसमें कुछ प्रशिक्षण हम संस्थागत प्रशिक्षण आयोजित करते हैं, जो कृषि विज्ञान केंद्र आबूसर पर 1 दिन से लेकर के और 30 दिन तक के प्रशिक्षण होते हैं। कुछ प्रशिक्षण हम गैर संस्थागत किसानों के खेत पर जाकर के और उनकी आवश्यकता के अनुसार, उनकी मांग के अनुसार, मौसम के अनुसार हम आयोजित करते हैं, जो 1 दिवसीय होते हैं। कुछ प्रशिक्षण हम कौशल आधारित स्किल बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम भी, जो खास तौर से युवाओं के लिए और बेरोजगारों के लिए होते हैं, जिसमें हम किसी पर्टिकुलर एक थीम के ऊपर उनको लंबी अवधि का प्रशिक्षण देते हैं, जिससे कि उनके कौशल में, उनके दक्षता में विकास हो और प्रशिक्षण पूरा करने के बाद में वो उस विशिष्ट कौशल में या दक्षता में अपना काम है वो शुरू कर सके। इसके साथ साथ में कृषि विज्ञान केंद्र आबूसर झुंझुनू है, वो जिले के किसानों के खेत पर अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन या क्लस्टर फ्रंटलाइन डिमोन्स्ट्रेशंस हैं, वो भी आयोजित करता है, जिसमें मुख्यतः दलहन और तिलहन के ऊपर आयोजित किए जाते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि देश में अभी जो तिलहन है उसकी बहुत बड़ी कमी चल रही है, इसलिए तिलहन के क्षेत्र में जो भी कोई नई किस्म आई है, कोई नई तकनीक आई है, उसका हम किसानों को शामिल करते हुए किसानों के खेत के ऊपर प्रथम पंक्ति प्रदर्शन है वो आयोजित करते हैं। इसके साथ साथ किसी क्षेत्र विशेष में अगर कृषि से संबंधित कोई विशेष समस्या है तो हम किसान को साथ करके और किसान के खेत पर ऑन फार्म टेस्टिंग भी करते हैं कि जो समस्या है वो क्या है, उसका क्या निदान है या उसका जो समाधान है उसको किसान क्यों नहीं अपना रहा है। तो इस प्रकार से कृषि विज्ञान केंद्र आबूसर झुंझुनू है वो समय समय पर किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उनके खेत पर ऑन फार्म टेस्टिंग भी आयोजित करता है। मेले में हमारी मुलाकात ऐसे किसान से हुई जिन्हें 2019 में जैविक खेती के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वो मानते हैं कि 2014 के बाद से कृषि में कई तरह के सकारात्मक परिवर्तन आए, लेकिन आज भी किसानों को जन जागृति की जरूरत है। मेरा यहाँ पर चिड़ावा जो जनपद झुंझुनू का एक तहसील है आना हुआ और एक किसान सम्मेलन में आना हुआ। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि जब किसानों की बात और किसानों के बीच में होती है तो एक बहुत ही सुखद अनुभव होता है। देश को हरित क्रांति के बाद में
उभरती हुई चुनौतियां और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार भारत सरकार के द्वारा 2014 के बाद में मिशन मोड में किसानों की आमदनी बढ़ाए जाने और किसानों गाँवों को आत्मनिर्भर और समृद्धि के साथ जोड़ने का जो संकल्प उदय हुआ है, इसके लिए मैं भारत सरकार को भी बहुत शुभकामना करता हूं। और आज इस मेले में आने के बाद में मुझे महसूस हुआ कि जन जागृति के इस अभियान की देश को ज़रूरत है, क्योंकि हम लोगों ने हरित क्रांति भी जो की थी वो जन जागृति के माध्यम से ही की थी। और आज भी हमको जन जागृति का मतलब है कि हम एक पटल पर वैज्ञानिक भी हों, किसान भी हों, नीतिकार भी हों और सरकार भी हो। यदि सारे आयाम एक जगह होंगे तो निश्चित रूप से भारत पुनः जो भारत ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कमजोरी आई है, उत्पादन के स्तर पर गुणवत्ता में कमजोरी आई है, पर्यावरण पानी को लेकर सवाल उठने लगे हैं, अंतर्राष्ट्रीय निर्यात और आयात में भी इसके असर दिखने लगे हैं। इन सभी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए यदि हमने किसानों को उत्पादक से व्यवसाय बनाने की चेतना को जागृत किया तो आज चढ़ावा के इस कार्यक्रम में ये बात स्पष्ट रूप से झलक आई। और यहाँ पर जिस प्रकार से महिलाओं को और किसानों को उत्सुकता के साथ भागीदारी करते हुए देखा, बहुत सारे स्टॉल यहाँ पर लगाए गए जिनमें नाना प्रकार के जो संदर्भ थे वो सब इसी बात का इशारा कर रहे थे कि हमको आने वाले समय में मिट्टी, पानी, पर्यावरण और स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, किसानों की आमदनी का भी ख्याल रखना है। अच्छी पैदावार के लिए कुछ मुख्य कारक काम करते हैं, जिनमें उन्नत किस्में जो स्थान की जलवायु के हिसाब से हों, साथ ही जैविक कीटनाशकों का उपयोग भरपूर उत्पादन लेने में सहायक हो सकते हैं। झुंझुनू जिले की जो जलवायु है वो सरसों मस्टर्ड के लिए बहुत ही उपयुक्त जलवायु है। और यहाँ की झुंझुनू जिले की जो सरसों उत्पादन होती है उसका सबसे अच्छा और खास बात यह है कि यहाँ की सरसों के अंदर पेस्टिसाइड, कीटनाशक दवाइयाँ और फंगीसाइड दवाइयाँ सबसे कम उपयोग होती है। कारण यह है कि यहाँ की जो जलवायु है वो बहुत ही सरसों के लिए अनुकूल किस्म है। यहाँ पे क्या है कि नहरी क्षेत्र नहीं है। नहरी क्षेत्र नहीं होने से यहाँ की नमी, ज़मीन की जो नमी है वो बहुत कम है। नमी कम होगी तो रेगुलर नमी नहीं रहेगी, तो सरसों की फसल में फंगस का रोग बहुत कम आएगा, साथ में कीट बहुत कम लगेगा। इसीलिए यहाँ के जो ज़मींदार हैं, जो किसान हैं, जो गांव के लोग हैं, वो खेती को बहुत ही ज़्यादा उत्पादन करते हैं। और सबसे ज़्यादा लगने वाली जो फसल है झुंझुनू ज़िले में इस सीज़न का जो है वो सरसों है। राजस्थान में सरसों का सबसे ज्यादा उत्पादन लिया जाता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि सरसों कम नमी वाली भूमि में आसानी से हो जाती है और नमी कम होने के कारण सरसों में रोग व कीट भी कम लगते हैं। चलिए यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे कृषि मेले में आयोजित किए गए खेलों की। तब तक बने रहेगा डीडी किसान पर। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताजा तरीन भाव। सबसे पहले जानते हैं जौ के भाव। राजस्थान की कोटा मंडी में जौ का भाव 2000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में जौ 1865 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। उत्तर प्रदेश की अलीगंज मंडी में जौ का भाव 2305 रुपए प्रति क्विंटल रहा। अब जानते हैं भिंडी के भाव। गुजरात की दामनगर मंडी में भिंडी का भाव 4500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। हरियाणा की गोहाना मंडी में भिंडी 4000 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भिंडी के सौदे 3200 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। अब जानते हैं बैंगन के भाव। गुजरात की मोरबी मंडी में बैंगन का भाव 1500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। हरियाणा की पानीपत मंडी में बैंगन 800 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। केरल की अरूर मंडी में बैंगन के सौदे 4500 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो ये था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सफल किसान में। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, सफल किसानों की इस दास्तां को आगे बढ़ाते हैं और अब जान लेते हैं कि किस तरह से इस कृषि मेले में जो गेम्स आयोजित किए गए थे, इन खेलों में किस तरह से महिला और पुरुष किसानों ने हिस्सा लिया। मेले का सबसे मजेदार हिस्सा था यहाँ आयोजित कराए गए खेलों का। दोहरी जिंदगी के बीच महिलाओं ने एक बार फिर अपने बचपन को जी लिया। खेलों में जीतने वाले किसानों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।
साथ ही मेले में उन किसानों को भी पुरस्कार दिए गए जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में उम्दा प्रदर्शन किए। समय समय पर डालमिया सेवा संस्थान मेले का आयोजन करता रहता है, जिससे कृषि को रफ्तार दी जा सके। मेले में करीब 1500 किसान शामिल हुए थे, जिसमें किसानों ने जाना कि जैविक खेती को कैसे अपनाया जाए और किन बातों का ध्यान रखा जाए। यह कार्यक्रम जिसमें बैंक से संबंधित, कृषि उपकरणों से संबंधित, कई सरकारी विभागों से संबंधित स्टॉल यहाँ पे लगाई गई थी, जिनमें किसानों ने भ्रमण करा। फसल प्रतियोगिताओं का कार्यक्रम रखा गया, जिससे संबंधित जो किसान थे हमारे विभिन्न फसलों में, 8 फसलों में, सरसों, गेहूँ, चना, जौ, इन सब पे उनको पुरस्कृत किया गया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। और जो हम यहाँ पे चिड़ावा विकासखंड में जो काम कर रहे हैं, उसमें मुख्य रूप से जो हमारा है बागवानी से संबंधित, कैसे किसानों को बागवानी की तरफ मोड़ा जाए, क्योंकि यहाँ पे जो भूजल की स्थिति है उसको देखते हुए पानी ज़्यादा दिन का बचा नहीं है। तो इस संबंध में किसानों को हम ट्रेडिशनल, जो वो परंपरागत खेती करते आ रहे हैं पिछले कई वर्षों से, उनको वहाँ से डाइवर्ट करके और कैसे लो वाटर इनटेक क्रॉप हैं, जो कम जल मांग वाली फसलें हैं, उन पे कैसे उनको लाया जाए, जिसके लिए मुख्य रूप से बगीचे किसानों को हम लोग लगवाते हैं और उस पर सब्सिडी देते हैं, ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से उनको सब्सिडी देते हैं। और इस तरीके से हमारा ये चिड़ावा और अब तो झुंझुनू जनपद में इस तरीके से हमारे द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। इस तरह से देखा जाए तो कृषि मेले वो स्थान हैं जहां एक साथ एक ही समय में कृषि से संबंधित कई गतिविधियां देखने को मिलती हैं और जिनका लाभ लेकर किसान न सिर्फ अपनी शंकाओं का समाधान करते हैं, बल्कि नई तकनीकों से भी दो चार होते हैं। राजस्थान के झुंझुनू में आयोजित इस कृषि मेले में आए लगभग हर किसान ने कुछ न कुछ यहाँ से जानकारी प्राप्त की। जहां एक तरफ नए उपकरणों से कृषि के क्षेत्र में आ रही बाधाओं को दूर करने के कई रास्ते उन्होंने खोजे, तो वहीं दूसरी तरफ यहां आयोजित किए गए खेलों ने, जो गेम्स है यहां पर आयोजित किए गए थे, उन्होंने जो तमाम किसान है, महिला पुरुष, उन तमाम किसानों की बचपन की यादें भी ताज़ा कर दी। हमें उम्मीद है कि आज के इस अंक से आपको काफ़ी सारी जानकारी प्राप्त हुई होगी और हम हमेशा की तरह से हर एपिसोड में इसी तरह से नई जानकारियां आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर इस कार्यक्रम से जुड़े कुछ सवाल या फिर सुझाव आपके पास हैं तो आप हमें लिखकर भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है safalkisandd@gmail.com। इसके अलावा आप हमें पत्र लिखकर भी भेज सकते हैं। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, बने रहिएगा DD किसान के साथ। नमस्कार।